Hello friends, my name is C. Ashutosh Sharma. We welcome you all to our series Uncomplicating Complexities under our YouTube channel Unzipping GST. और आज का हमारा टॉपिक है Applicability of Limitation Period on Amount Excess Paid. Hello friends, my name is C. Akash Fufalia. Now, without wasting any time, let's move on to the issue involved in this video. Now, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी जब हुआ था तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिले थे इनिशियल फेजेस में, जो ऑलमोस्ट 2 साल तक चले थे और आज भी कई सारे अप्स एंड डाउन्स कंटिन्यू हैं. नाउ इनिशियल फेजेस में कई सारे असेसीज ने अनइंटेंशनल मिस्टेक की थी. उसके कारण कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि टेक्निकल ग्लिचेस ऑन पोर्टल या फिर इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, प्रोसीजरल लैप्सेस या फिर इग्नोरेंस ऑफ लॉ. इस तरह के कोई भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जब जीएसटी आया था तो असेसीज ने कई सारी मिस्टेक्स की थी. एक और कारण था दैट जीएसटी रिटर्न का प्रोसेस. इनिशियली ये कहा गया था दैट जीएसटी रिटर्न आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना है, फिर जीएसटीआर 2 फाइल करना है और फिर जीएसटीआर 3 फाइल करना है. लेकिन क्योंकि जीएसटी पोर्टल इन चीजों के लिए तैयार नहीं था तो एक टेम्पररी रिटर्न लेके आए थे जीएसटी 3B. ना क्योंकि ये टेम्पररी रिटर्न था, पहले से लोग तैयार नहीं थे, तो इसमें कौन सी डिटेल किस तरह से भरनी है, कहां भरनी है, कितनी डिटेल भरनी है, उसका क्या इंपैक्ट आएगा, किस तरह से वो फ्लो करेगा, इन चीजों के बारे में लोगों को पता नहीं था, असेसीज को पता नहीं था. इसी हसल बसल में बहुत सारे केसेस में टैक्सेशन एक्सेस पे हुआ है या कई तरह की गलतियां हुई है. नाउ अब जीएसटी 3B में यदि गलती हो गई तो उसका सुधार क्या है, क्योंकि रिवीजन ऑफ रिटर्न का तो ऑप्शन है नहीं. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सर्कुलर लेके आए और उसके बेसिस पे कहा दैट आप 3B की चीजों को फ्यूचर में एडजस्ट कर सकते हैं. इसके पीछे एक और कारण था दैट नेगेटिव वैल्यूज जो कि जीएसटी 3B में कानूनी तौर पे एंटर करने के लिए कोई मना ही नहीं है, जीएसटी पोर्टल उन चीजों को लेकर के नहीं आया. आसान शब्दों में जीएसटी 3B में नेगेटिव वैल्यूज फीड करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया, जबकि कानून इस चीज के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं लेकर के आता है. तो इन सभी कारणों की वजह से जो टैक्स लायबिलिटी है या हम ये कह सकते हैं जो टैक्स अमाउंट है, असेसी ने कई बार टैक्स को ज्यादा पे कर दिया या कुछ अमाउंट ज्यादा पे कर दिया, ये मानते हुए कि वो अमाउंट टैक्स था. अब हम इस चीज़ को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस या प्रैक्टिकल सिनेरियोस के साथ में जोड़ते हुए समझते हैं कि क्यों हम कोई एक्सेस पेमेंट ऑफ अमाउंट को हमारे उसके ऊपर लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेबल नहीं होता. से फॉर एग्जांपल इनिशियल फेजेस में हमारे साथ में बहुत बार ऐसा हुआ था कि हमने सीजीएसटी एंड एजीएसटी, क्योंकि वहाँ पे इक्वल अमाउंट जो कि आज की तारीख में है कि हम सीजीएसटी में जो भी अमाउंट लिखते हैं वो एजीएसटी में ऑटोमेटिकली फीड हो जाता है, या एजीएसटी में लिखते हैं तो वाइस वर्सा उसमें फीड हो जाता है. बट ये इनिशियल फेज में नहीं था, तो हमने बहुत बार ऐसी गलतियां की है कि सीजीएसटी में अमाउंट गलत गया और एजीएसटी में अमाउंट कुछ और गया है. इन सब के केसेस के साथ में एक और बहुत बड़ा केस हुआ था कि हमने जो आईजीएसटी एक्सपोर्ट वाले केसेस थे, उन केसेस में जब जो भी ये चीज़ का रिटर्न भरते हैं उनको ये आइडिया होगा कि वो 3(1)B में जाना चाहिए अमाउंट, जबकि कई सारे लोगों ने उसको 3(1)A में इंसर्ट कर दिया था. इसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए थे, क्योंकि जैसा आकाश सर ने आपको बताया था कि ये चीज़ का सेट ऑफ करने का कोई अदर ऑप्शंस अपने पास में थे नहीं, तो मैक्सिमम लोगों ने उस जो अमाउंट ए में लिखा था उसकी हमने आईटीसी ली थी और 3(1)B में वापस नेक्स्ट मंथ में इंसर्ट किया था, रिफंड आ जाए उसके लिए. तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, जब आने वाले टाइम में सरकार के पास में तो 74 के केस में 5 साल का टाइम पीरियड है, वो आपकी ये जो आईटीसी आपने इस तरह से ली उसको 5 साल के अंदर रिवर्स कर सकते हैं. बट उस टाइम पे जब वो रिवर्स कर रहे होंगे तब आपके पास में आपको पता चलेगा कि आपने लाइबिलिटी भी तो एक्सेस पे कर दी है 3(1)A में, उसको क्लेम करने का टाइम पीरियड क्या है, सिर्फ 2 साल. एज पर लॉ, एज पर जनरल अंडरस्टैंडिंग, वी आर नॉट सेइंग दिस. अब हम उस प्रोविजन में आके देखते हैं कि उस टाइम पे आप किस तरह से अपने रिफंड को क्लेम करने की पोजीशन में आ पाएंगे. क्या जो आपने एक्सेस अमाउंट पेड किया है क्या वो टैक्स का रूप ले लेगा? हमारी नज़र में नहीं. एक बहुत ही पुराना जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, मफतलात का,
जिसमें ये चीज़ समझाई गई है, ये ऑल्दो प्रीवियस रिजीम का है बट इसमें ये चीज़ समझाई गई है कि अगर कोई भी अमाउंट पे किया जाता है विदाउट लेवी ऑफ एक्ट तो वो टैक्स का कलर नहीं ले सकता। दूसरे जजमेंट्स भी हैं जो कि स्पेसिफिकली ये बताते हैं कि अगर आपने कोई भी अमाउंट पे किया है विदाउट लेवी ऑफ टैक्स तो डिपॉजिट माना जाएगा और उस पर कोई भी लिमिटेशन का पीरियड का इम्प्लीकेशंस नहीं आ सकते। एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जिसको मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, जो गुजरात हाई कोर्ट का है ONGC के केस में, जिसमें आर्टिकल 265 को इन्वोक करते हुए ये बताया गया है कि अगर कोई भी लेवी के बिना आप टैक्स पे करते हैं तो वो ये चीज़ का टैक्स के रूप में नहीं माना जाता और वो नॉर्मल आपका डिपॉजिट माना जाता है जिस पे कोई लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेबल नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आपने देखा सेक्शन 54 ऑफ CGST एक्ट 2017, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के डिसाइडेड केसेस और हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी अमाउंट यदि असेसी ने ये मानते हुए पे कर लिया कि वो टैक्स पे कर रहा है जबकि वास्तव में उस अमाउंट पे टैक्सेशन की लेवी ही नहीं होती, तो उस पे किए हुए अमाउंट को हम टैक्स नहीं कह सकते, वो सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट कहलाया जाएगा और उस डिपॉजिट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से गवर्नमेंट अपने पास नहीं रख सकती है और साथ ही साथ उसके ऊपर लिमिटेशन पीरियड जो कि GST लॉज में प्रेस्क्राइब्ड है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं। थैंक यू।